हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हमने रैपिड रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया था क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, तो आज हम लेके आ गए चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आज देखेंगे इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स की क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एसेंशियल है आपके पेपर में आने के लिए, सभी चीजों की बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस रैपिड रिवीजन को, क्विक खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है जी। हमारे पास 118 एलिमेंट्स जान पहचान में है, जिनमें से 90 मेटल्स हैं और 22 जो है नॉन मेटल्स हैं। ठीक है जी। उसमें से कुछ एग्जांपल दिया, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, बेरियम, ये सारे कुछ मेटल्स हैं। और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये कुछ हमारे पास जो है नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है। आइए डिस्कस करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की। आखिर मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और कैसे है और किस तरह से होती है और कौन कौन सी होती है। ठीक है जी। जनरली जो मेटल्स हैं वो ना रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर पे जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन उसपे भी एक एक्सेप्शन है, मरकरी का। मरकरी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है और थर्मोमीटर में इसका एप्लीकेशन यूज होता है। डक्टाइल, डक्टाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी की, जो कि किसी भी मेटल को मार मार के एक पतली सी तार बना दी जाए, उसे हम लोग बोलते हैं डक्टाइल। नेक्स्ट है मैलिबिलिटी या फिर मैलिबल। मैलिबिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जब उसको हम पीट के एक फ्लैट, एक शीट, एक कागज जैसे स्ट्रक्चर में बदल सके। सोनरस मतलब आवाज निकालना, यानी कि साउंड को प्रोड्यूस कर सकना। नॉन मेटल्स भी साउंड निकालते हैं लेकिन वाइब्रेट नहीं करते हैं। लस्टरस मतलब जिनमें इनकी नेचुरल चमक हो। ठीक है। अब देखो, जनरली मेटल्स के लिए कह रहा है कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि एग्जांपल है हाई मेल्टिंग पॉइंट का क्या, सेलेनियम और गैलियम। क्या है, एक्सेप्शन है। सेलेनियम और गैलियम एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही कम लो मेल्टिंग पॉइंट होती है। जनरली मेटल्स तो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन एक एक्सेप्शन है इसमें भी। एक्सेप्शन किस चीज का है कि जो लेड होता है, लेड क्या है, लेड और मर्क्यूरी, दे आर मेटल्स बट दे आर पुअर कंडक्टर, और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस ना हो। ठीक है जी। और इसी तरह अपने पास है सिल्वर और कॉपर, जो कि बेस्ट कंडक्टर होते हैं, सबसे बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाते हैं। मेटल्स के पास डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, दे हैव हाई डेंसिटी पॉइंट। बट एक बात याद रखिएगा, उनमें से जो सोडियम है और जो पोटेशियम है, इनको हम इतनी ज्यादा, ये नाजुक, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको हम चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, कट विथ नाइफ, दे बिकॉज दे हैव लो डेंसिटी, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो आइए कुछ देखते हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स की देख ली, तो हम बारी है फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी जानने की। ठीक है जी। तो चलिए, नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहला आ रहा है कि दे अकर्स एज अ सॉलिड और गैस। या तो ये सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे या तो ये गैसियस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक। एग्जाम्पल ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसा दिखता है, ब्रोमीन आपको हमेशा लिक्विड स्टेट में ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट है जनरली दे आर द बैड कंडक्टर्स। अच्छा, जो नॉन मेटल्स होते हैं ये ज्यादातर क्या है, बैड कंडक्टर्स। ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करवाते। लेकिन अगर मैं बात करूं इसी तरह की, तो एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट क्या है, एक तरह का नॉन मेटल है, जो कि बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर है, जो कि कार्बन का एक तरह का एलोट्रॉप है। ये है तो नॉन मेटल, ग्रेफाइट है तो नॉन मेटल, लेकिन गुड कंडक्टर, बहुत अच्छी करंट करंट पास करवाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन सोनेरस। ये आवाज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब नॉन लस्टरस, इनमें नेचुरल, इनकी नेचुरल चमक भी नहीं होगी। साथ ही साथ अच्छा, इसका भी एक एक्सेप्शन है। नॉन मेटल्स में उनकी खुद की नेचुरल प्राकृतिक चमक तो नहीं होती, लेकिन एक एक्सेप्शन है आयोडीन का। आयोडीन में इसकी खुद की एक चमक होती है, जो एक हल्का सा मैरूनिश रेड कलर का शाइन देता है। लास्ट है मेटल्स फॉर्म। अच्छा, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे मैं जितना स्टार लगा सकूं उतना ही इंपॉर्टेंट। मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, याद रखिएगा, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, while नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एज इन एसिड रेन। मतलब क्या, जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो कैसे होंगे, वो बेसिक नेचर के होंगे, लेकिन जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे, जैसा कि एसिड रेन में आप देख सकते हो, बेस्ट एग्जांपल इसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, मतलब मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आएगा रिएक्शन विथ एयर।
आखिर एयर के साथ मेटल्स की रिएक्शन हो तो क्या फॉर्मेशन होगा? देखिए, पहला है रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ एयर। इसकी मैं अगर बात करूं आप सभी से, तो मेटल्स कैन बर्न इन एयर, रिएक्ट और डोंट रिएक्ट विथ एयर। एयर में जलेगा, याद रखिएगा, कोई भी चीज अगर जलता है तो वो एयर की मौजूदगी यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही जलता है। ठीक है, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है जी। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं, मान लो हमारे पास है सोडियम, इसमें हमने डाल दिया ऑक्सीजन O2, तो क्या बन जाएगा? हमारे पास बनेगा Na2O। सही है जी। अब Na2O कैसे बना? बेसिक बात करूं, सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो चार्जेस के क्रॉसओवर्स हो जाते हैं। ठीक है जी, मैं चल नेक्स्ट कह रहा है कि सम मेटल्स, कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम और मेटल्स, सॉरी सोडियम और पोटेशियम, जिनको हमको रखना पड़ता है केरोसिन मिट्टी के तेल में डुबो के। क्यों भैया? एज दे रिएक्ट वाइगरसली विथ एयर एंड कैचेस फायर, क्योंकि ये हवा के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और आग लग जाती है। ताकि इन पे केरोसिन में रखेंगे तो वो ऊपर केरोसिन की एक लेयर बन जाएगी, तो ऊपर केरोसिन की अगर लेयर बन गई तो एक तरह का एयर के बीच में कोई एक बैरियर आ जाएगा। ठीक है। सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड रिएक्ट्स वेरी स्लो। ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत धीरे हवा के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, इनके ऊपर एक चीज की प्रोटेक्टिव लेयर की कवरिंग बन जाती है। ठीक है। मैग्नीशियम कैन ऑल्सो बर्न इन एयर विथ डेजलिंग फ्लेम। यही रिएक्शन तो है जो मैंने हम लोग को दिखाती है। जैसे इसकी रिएक्शन में दिखा दो, मैग्नीशियम मान लीजिए हमारे पास, इसको हमने जलाया तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला होगा, तो ये बनाता है MgO। अब यहाँ पे MgO क्यों बना? क्योंकि मैग्नीशियम पे है +2 चार्ज, ऑक्सीजन पे है -2, तो +2 और -2 कट गया, इसलिए MgO का फॉर्मेशन हुआ। बेसिक बात है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है आयरन एंड कॉपर डोंट बर्न। अब उसी तरह आयरन और कॉपर जलते नहीं है, आयरन और कॉपर नहीं जलते। Fe and Cu डोंट बर्न इन एयर, आयरन और कॉपर जलते ही नहीं है हवा में, बट कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड, लेकिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ऑक्सीजन का ऑक्साइड बनाएगा। व्हेन हीटेड आयरन फिलिंग बर्न्ट विथ, अच्छा, जब इसको गर्म करेंगे तो ये एक स्प्रेंकल्ड ओवर फ्लेम, मतलब फ्लेम का एक जलना सा हमें आपको दिख सकता है यहाँ पे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट आता है मेटल्स लाइक सिल्वर। अब कुछ ऐसे मेटल्स है, कौन कौन से देखो, मेटल्स लाइक सिल्वर, प्लैटिनम एंड गोल्ड डोंट बर्न इन एयर विथ एयर, डोंट बर्न और रिएक्ट विथ एयर। क्यों भैया? क्योंकि एयर अच्छा, क्योंकि सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर वेरी लीस्ट रिएक्टिव। इतने कम रिएक्टिव होते हैं कि इनकी रिएक्शन हो ही नहीं पाती, पॉसिबल ही नहीं होती। यहाँ पे आप कुछ रिएक्शन देख सकते हैं सोडियम के साथ, सोडियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? Na2O। मैग्नीशियम देखिए MgO, CuO, Al2O3। ठीक है जी। अब इसी तरह एक चीज आता है हमारे पास, बड़े काम की चीज आती है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या भाई? बीच का। कैसे जी? देखिए, मेटल ऑक्साइड्स व्हेन रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ऐसा मेटल ऑक्साइड, कोई भी ऐसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक रिएक्शन, सॉरी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लिख के ले लो, ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, तो प्लीज इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। ठीक है जी। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा? Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। Al2O3 और जिंक ऑक्साइड मतलब एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड, डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड बोलो या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलो, और जिंक ऑक्साइड। ठीक है, इनकी रिएक्शन देख लीजिए। HCl के साथ इसको डाला तो क्या बना? AlCl3 और H2O निकल गया। और Al2O3 को हमने अगर बेस के साथ डाला तब भी देखो NaAlO2 बन गया और H2O निकल गया। जैसा कि आप देख पा रहे, Al2O3 का रिएक्शन हमने एक बार देखा एसिड के साथ, एक बार देखा बेस के साथ। सही है जी। अब इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रिएक्शन ऑफ विथ वाटर, पानी के साथ अगर रिएक्शन, अलग अलग चीजें कैसे होंगी? रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, याद रखिएगा, जो कैल्शियम है, याद रखिएगा, रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर। एग्जांपल, सोडियम और पोटेशियम अपना रिएक्शन
हमेशा ठंडे पानी के साथ ही देंगे, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 3 ऐसे हैं जो ठंडे पानी के साथ ही रिएक्शन देंगे। अब इसके बाद में बात करूं रिएक्शन विथ स्टीम। स्टीम बोले तो बाफ, मतलब हीट ज्यादा हो। आयरन और एल्यूमिनियम ये दोनों ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्टीम के साथ ही रिएक्ट होंगे, ठीक है। और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हमेशा हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये कुछ ऐसे मेटल्स की प्रॉपर्टीज देख लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा इन्हीं रिएक्शंस की बात की गई है। सोडियम की रिएक्शन पानी में डाला तो क्या बना है, NaOH प्लस H2 बना। पोटेशियम को हमने पानी में डाला तो KOH और H2 निकला। कैल्शियम को डाला तो H2 में तो बना, याद है क्या, क्विक लाइन COH का होल ट्वाइस बना और H2 निकला। मैग्नीशियम को डाला पानी में तो बना MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 बना। सही है जी। अब कह रहा है कि इन केस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम द मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस। जब हम कैल्शियम, मतलब किस किस केस की बात हो रही है जरा देखिए। जब हम बात कैल्शियम और मैग्नीशियम की करते हैं, इन दोनों केसों में जब हम कैल्शियम को पानी डालते हैं या मैग्नीशियम को पानी डालते हैं तो ये दोनों फ्लोट करने लगती। क्यों? क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन देखो ना, ये देखो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ये हाइड्रोजन गैस इसके अंदर ट्रैप रह जाती है, जिसकी वजह से गैस धक्का देती है, इन पे बायोन्स फोर्स लगाती है, तो दैट्स वाई ये क्या करती है, फ्लोट, तैरने लगती है, ठीक है। इसी तरह देखिए एल्यूमिनियम को हमने पानी में डाला तो मिला हमें एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड और H2 गैस, और आयरन को डाला तो हमें क्या मिला, Fe3O4 मिला और पानी मिला, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइंग बैलेंसिंग दीज केमिकल इक्वेशंस योरसेल्फ। आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने रिएक्शंस को बैलेंस करना सिखा दिया है, तो उम्मीद है आप सबको आता होगा। नहीं आता होगा तो आप जाके पिछले सेक्शन में प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो देखिए, बैलेंसिंग करना सीख जाएंगे। उम्मीद है आप सबको वो वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलिए रिएक्शन विथ, अच्छा इसी तरह हम थर्ड क्या है, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड के साथ अगर रिएक्शन होगा तो याद रखिएगा हाइड्रोजन सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस क्या बनेगा। देखो मेटल्स को हमने अगर डाइल्यूट एसिड के साथ डाला तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, साथ ही साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जैसे आयरन को डाला HCl में तो क्या बना, FeCl2 और H2 गैस निकला। Fe को डाला तो बना HCl के साथ बना MgCl2 प्लस H2। जिंक को डाला एसिड HCl में तो बना ZnCl2 H2। एल्यूमिनियम को डाला एसिड में तो बना AlCl3 और H2। इतनी बात क्लियर है जी। नेक्स्ट आ जाइए, बात करते हैं हम कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर डोंट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। भैया मैंने बताया ना, इनकी रिएक्टिविटी इतनी कम है कि ये डाइल्यूट एसिड के साथ तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। इनको कंसंट्रेटेड दोगे तब भी, सिल्वर को तब भी कुछ नहीं फर्क पड़ता, ठीक है। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा ये एक्सेप्शन तो मैंने कई बार बताया था, मैग्नीशियम और मैंगनीज के साथ ये बात होती है, या तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ बात होती है, इवॉल्व हाइड्रोजन। बहुत ही डाइल्यूट अगर होगा एसिड तो हमारा हाइड्रोजन निकल जाएगा, लेकिन मैंने बताया था मैग्नीशियम, मैंगनीज और नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर नाइट्रिक एसिड में ज्यादा पानी होगा तो H2 गैस निकलेगी वहां पे भी। जैसे कि यहाँ देखिए मैग्नीशियम को हमने किस में डाला, HNO3 बोले तो नाइट्रिक एसिड डाला तो देखो क्या बना, MgNO3 का होल ट्वाइस और H2 गैस निकला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे HNO3 डाइल्यूट फॉर्म में है। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट, मेटल ए को सोल्यूशन बी में डाला तो सोल्यूशन ए और मेटल बी हमें मिला डिस्प्लेसमेंट के थ्रू, ठीक है जी। यहाँ पे एक बात बड़ी गजब की हो रही है कि ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, लेकिन रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। अच्छा जी, ये वही बात है कि ऐसे मेटल्स जो ज्यादा रिएक्टिव होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल्स के कंपाउंड में से उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले लास्ट लेक्चर में किसमें देखा था, रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने वहां पे देख रखा है। ये रही हमारी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको आपको याद रखना है। एक बार बता दूं, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, देन सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन मर्क्यूरी, देन Ag यानी सिल्वर, देन गोल्ड। इतनी बात क्लियर है क्या? अब याद रखिएगा जितना ऊपर है हाइड्रोजन को यहाँ पे हम क्या करते हैं, एज अ बेस ट्रीट करते हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर वाले जो हैं दीज आर हाईली रिएक्टिव,
these are highly reactive, these are highly reactive, मतलब ये रिएक्टिव बहुत गजब के हैं, ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत गजब की है, these are highly reactive, ठीक। लेकिन यही हाइड्रोजन के जो नीचे हैं, these are least reactive, इतनी बात क्लियर है। चल नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आता है ये देखो, आयन जो है CuSO4 का सोल्यूशन से अगर हम रिएक्ट करवाएं, कॉपर सल्फेट में हमने आयरन डाला, तो देखो कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो कंफर्म है कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा आयरन, इसलिए देखो आयरन सल्फेट साथ जुड़ गया, बन गया FeSO4, और क्या बना दिया, कॉपर को बाहर छोड़ दिया। इतनी बात क्लियर है क्या? नेक्स्ट रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल की बात करूं तो रिएक्शन बिटवीन मेटल और नॉन मेटल, रिएक्शन अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टूड एज a tendency of attain of complete of filled vacant electron, मतलब वैकेंसी जितनी ज्यादा भरी जाएगी उसकी रिएक्टिविटी उस हिसाब से देखी जाएगी, ठीक है। एटम्स ऑफ मेटल कैन लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो, और एटम्स ऑफ नॉन मेटल गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और वो एनायन बनाएंगे, बोले तो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का उसमें एडमेंट हो गया है। अपोजिट चार्ज ions attract each other while same charge repel each other, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ MgCl देख लीजिए कैसे होता है। आपने मैजिक नंबर देखा, ये मैजिक नंबर होता है क्या, 28818, कॉन्फ़िगरेशन हम आगे चल के इसको बोलते हैं। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो इसके नीचे लिख दिया 2, 8 के नीचे लिख दिया 8, 8 + 2 हो गया, तो इस 8 के नीचे लिख दिया 2, मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैग्नीशियम में, ये देखो 2, ठीक है। तो इस वजह से हमको क्या करना है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, तभी यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg पे +2 बन गया, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है। इतनी बात क्लियर है क्या? इसी तरह क्लोरीन में के लास्ट में आता है 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा, ठीक है। तो 2 क्लोरीन को ये रख सकता है मैग्नीशियम, इसलिए ये बताता है MgCl2, सही है जी। ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जैसे कि Mg+2 कैसे किया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दिया, और क्या था, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेके ये बन गया 8 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको भी दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को भी दिया, इस वाले क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन देते ही वाला क्लोरीन स्टेबल हो गया, ये भी 7 से सीधा 8 चला गया, मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है ये जानना जरूरी है हमारे लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड, दे आर सॉलिड एंड मोस्टली ब्रिटल, ब्रिटल नॉन मेटल्स का पार्ट मतलब टूट जाने लायक, ठीक है जी। हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन, याद रखिएगा आयनिक बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जनरली सल्यूबल इन वाटर, क्यों भाई, क्योंकि आयंस बहुत अच्छे से डिसोसिएट हो जाते हैं, और इनसल्यूबल इन केरोसिन एंड पेट्रोल, लेकिन यही चीज पेट्रोल और मिट्टिक तेल में नहीं घुलता। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन एंड इन मोल्टेन स्टेट, पिघले हुए स्टेट में ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाएगा इन बोथ केसेस, क्यों, क्योंकि इनमें फ्री आयंस होते हैं, और फ्री आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाने का काम करेंगे, दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर। अब अकरेंस ऑफ मेटल्स देख लेते हैं फटाफट की, आखिर ये मेटल्स पाए कहाँ जाते हैं। सबसे पहले बात हम करते हैं मिनरल्स की। मिनरल्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग अकरिंग नेचुरली आर मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, ऐसे एलिमेंट्स जो नेचुरली मिले उन्हें हम बोलते हैं मिनरल्स। ओर्स क्या होते हैं, ये सारे एग्जाम में आपके आने वाले हैं। ओर्स क्या है, मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल कैन बी प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्टेड इज एन ओर, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, और क्या है, ऐसा मिनरल जिसको एक्सट्रैक्ट करके हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस हमें मिल सके, प्रॉफिटेबल हो सके, उसे हम बोलते हैं ओर, जैसे सल्फाइड ओर, ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मेटल्स आर बॉटम ऑफ एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि अब याद रखिए गोल्ड, प्लेटिनम,
सिल्वर और जो कॉपर होता है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे नीचे पाया जाता है क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये फ्री स्टेट मिल जाएंगे। याद रखिएगा, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से मेटल जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। जनरली फ्री स्टेट में कौन कौन पाया जाएगा? गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर और कॉपर, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ मिलेंगे? सल्फाइड के ओर्स में मिलेंगे। मेटल्स ऑफ मीडियम जो रिएक्टिविटी है, जिनकी रिएक्टिविटी मीडियम है, जैसे कि जिंक, आयरन और लेड, अकर्स मेनली एज ऑक्साइड ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ये आपको सल्फाइड और कार्बोनेट के और यानी कि मिक्सचर मिल जाएंगे। मेटल्स ऐसे जो हाईली रिएक्टिव हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये आपको बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए जो ज्यादा रिएक्टिव हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, वो कहाँ हमें मिलेंगे? जो ज्यादा रिएक्टिव हैं वो हमें कंबाइंड स्टेट मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दूसरे से कंबाइंड फट से हो जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है गैंग। कुछ गैंग बोलते हैं इसको, या फिर गैंग बोलते हैं, ठीक है। ओर्स आर नेचुरली फाउंड मिक्स्ड इम्प्योरिटीज लाइक soil, sand, etc. called gang. The gang is removed from the ore. गैंग क्या है? ये भी एक तरह का ओर है जो कि इम्प्योर है, जिसमें सॉलिड सॉइल और सैंड जैसे मिक्सचर हो और जिनको हम रिमूव करके ओर पा जाए, तो उन्हें बोलते हैं गैंग, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मेटलर्जी। क्या है मेटलर्जी? हमारी एक ब्रांच है, एक प्रॉफिटेबल एक मैकेनिज्म है, जिसमें हम लोग करते क्या है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेप वाइज प्रोसेस करते हैं और मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इट्स ओर। मेटलर्जी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम इम्प्योर ओर्स को प्यूरिफाई करके एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें से इंपॉर्टेंट और नेसेसरी मेटल्स को अलग करते हैं। जैसे इनरिचमेंट ऑफ ओर, जैसे कि इनरिचमेंट ऑफ ओर, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम इनरिच्ड ओर, रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल्स टू ऑब्टेन प्योर मेटल्स। हम लोग इम्प्योर को साफ करके प्योर बनाते हैं, ठीक है जी। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन एक्टिविटी सीरीज। अब रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे होगा तो उन्हें हम गर्म करके अलग कर सकते हैं हाई टेम्परेचर में। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर सको, मरकरी के मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग सिनेबार। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मरकरी के मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं जी? सिनेबार, प्लीज याद रखिएगा। तो देखो ध्यान से, मरकरी का हमको मिलेगा सिनेबार के फॉर्म में, और इसको सिनेबार का फॉर्मूला होता है HGS, सल्फाइड के साथ मिलता है ना, ऑक्सीजन में डाला और गर्म कर दिया, हमें क्या मिल गया? मरकरी ऑक्साइड मिल गया, और डाई सल्फाइड मतलब SO2 निकल गया। फिर हमने HgO को हीट कर दिया, मतलब मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट कर दिया, तो मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इसी तरह हम लोग कॉपर सल्फाइड से अलग करते हैं। कॉपर सल्फाइड को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर हीट करवा देते हैं, बनता है कॉपर ऑक्साइड, और डाइसल्फाइड अलग हो जाता है, H2 गैस। फिर हम Cu2O को हम फिर Cu2S के साथ गर्म करते हैं, तो हमें कॉपर अलग मिल जाता है और SO2 अलग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ एक्टिविटी। अब मिडिल रिएक्टिविटी के साथ क्या कर सकते हैं? मेटल्स आर इजियर टू ऑब्टेन फ्रॉम ऑक्साइड और दस सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि कार्बोनेट और सल्फाइड ऑक्साइड बदल जाते हैं, जिससे होता है कि हम लोग मेटल के ओर्स को बहुत प्यार से निकाल सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। मेटल और हीटेड स्ट्रांगली इन एक्सेस ऑफ एयर रोस्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या है? दो बातें समझिए कि यहाँ पे दो बातें आएंगी, एक है हमारा रोस्टिंग है, एक हमारा कैल्सिनेशन है। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं? मेटल ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली इन एक्सेसिव एयर, बहुत ज्यादा हवा देते हैं। लेकिन कैल्सिनेशन में हम लोग मेटल ओर को हीट करते हैं स्ट्रांगली, लेकिन लिमिटेड या फिर नो एयर, या तो एयर देंगे बहुत कम देंगे, या तो देंगे ही नहीं। याद रखिएगा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आ सकता है डिफरेंस। रोस्टिंग में जिंक सल्फेट को हम ऑक्सीजन के साथ हीट करके जिंक ऑक्साइड और सल्फेट मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को अलग करते हैं। और यहाँ पे हम लोग जिंक कार्बोनेट को, कैल्सिनेशन में जिंक कार्बोनेट को हम लोग गर्म करके जिंक ऑक्साइड और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अलग करते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारा रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स का रिडक्शन, सबसे पहला इसको हम लोग देखते हैं बाय यूजिंग कोक, ठीक है। कोक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कोक क्या एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। जिंक ऑक्साइड को हमने कार्बन यानी कोक के साथ किया, हीट किया, तो हमें मिल गया जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा
यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग यूज करके हाई रिएक्टिविटी सीरीज वाला एलिमेंट लो को अलग कर देगा। जैसे MnO MnO2, मतलब कि हम लोग बात करें मैंगनीज डाइऑक्साइड को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा दिया तो मैंगनीज अलग हो गया, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड बन गया और हीट। इसी तरह आयरन को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करवा दिया तो आयरन अलग हो गया, एल्यूमिनियम अटैच हो गया। इन द above reaction molten iron is formed and is used to join railway tracks. This is called टर्मिट रिएक्शन। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? टर्मिट रिएक्शन। जो हमारी ये रिएक्शन है ना, ये वाली, इस रिएक्शन में जो आयरन है ना, हमें ये पिघले फॉर्म में मिलता है और इसी को हम लोग यूज करते हैं रेलवे के ट्रैक्स को जोड़ने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई? एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स एट द टॉप ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, दीज मेटल्स हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन। इनकी चाहत कार्बन के से कम ऑक्सीजन से ज्यादा होती है क्योंकि ये फट से रिएक्ट करते हैं। आर ऑब्टेन्ड इलेक्ट्रोलाइटिक, हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस कर सकते हैं। सोडियम क्लोराइड को हम लोग बिजली के प्रेजेंस में तोड़ेंगे तो सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएगा। एज इन इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में हम लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक में होता क्या है? कैथोड पे, कैथोड कैसा होता है? कैथोड होता है नेगेटिव, तो इसीलिए उस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, सोडियम आता है। एनोड होता है हमारा पॉजिटिव, जिसपे हमारे पास आता है क्लोरीन जो कि नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। रिफाइनिंग मेटल, मेटल को रिफाइन करते हैं तो क्या मिलता है हमें? impurities present in the obtained metal can be removed by electrolytic filling refining। जो भी impurities होती हैं हम लोग वो electrolytic refining से अलग कर सकते हैं। copper is obtained using this method following are present inside the electrolytic tank। जैसे एनोड में हम लोग स्लैब ऑफ impure copper डालते हैं, कैथोड में हम लोग स्लैब ऑफ प्योर कॉपर डालते हैं। सोल्यूशन किस चीज का होगा? एक्वस सोल्यूशन होता है कॉपर सल्फेट का। कुछ सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डालेंगे और उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? एनोड से आयंस रिलीज करवाएंगे, सोल्यूशन में इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ कॉपर जो है सोल्यूशन में डिस्पाइट डिपॉजिट हो जाएगा। सेम बात वही है कि ये देखो कैथोड है, कैथोड कैसा है? नेगेटिव, नेगेटिव पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और एनोड है पॉजिटिव तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, जो भी मैंने ऊपर बता दिया आपको। नेक्स्ट हमारा आता है कोरोजन। कोरोजन क्या है? फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जंग का लगना। ठीक है जी। मेटल जब अटैक हो जाए किससे? मॉइस्चर या फिर एसिड से, तो खराब हो जाता है, तो उसकी ऊपर की सरफेस खत्म हो जाती है और ब्राउन कलर का एक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन। सिल्वर क्या होता है? सिल्वर सल्फाइड जो है आर्टिकल बिकम हो जाता है ब्लैक, चांदी की चीजें काली हो जाती है। कॉपर रिएक्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और बना लेता है ग्रीनिश कलर का कोट, बना लेता है कॉपर कार्बोनेट के फॉर्म में, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, जो कि आप देख सकते हो कॉपर की कोई भी यूटेंसिल्स में। आयरन एक्वायर्स, आयरन इसी तरह हमने बताया अभी मॉइस्चर के साथ कंटेन होता है और रस्टिंग ऑफ आयरन कॉज करवाता है, जिसको हम लोग सैंड पेपर से हटाते हैं। वो हट तो जाता है लेकिन होता क्या है? ऊपर की उसकी सरफेस चली जाती है। ठीक है जी। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, बचा कैसे सकते हैं इसको? इसको लोग बचा सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, पेंट करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके। गैल्वेनाइजिंग क्या होता है? ऊपर अलग मेटल की कोटिंग कर देना, उसकी एलॉय की क्रोम कर देना, क्रोम प्लेटिंग करवा देना, एनोडाइजिंग करवा देना, या फिर एलॉय बना देना। एलॉय क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 2-3 मेटल्स का मिक्सचर बना देना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में होता क्या है? आयरन और स्टील को is coated with layer of zinc because zinc is preferably oxidized than iron। जिंक की एक कवरिंग कर दी जाती है, आयरन और स्टील पे एक कवरिंग कर दी जाती है जिंक की, ताकि जिंक जो है आयरन की तरह रिएक्टिव ना हो। नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एलॉय। एलॉय क्या है? ध्यान समझिएगा। दीज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स विथ मेटल और मेटल विथ नॉन मेटल। मेटल मेटल के साथ का मिक्सचर या मेटल और नॉन मेटल का ये मिक्सचर होता है, जिसको हम बोलते हैं एलॉय। ठीक है। एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन मेकिंग आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। स्टेनलेस स्टील ऑब्टेन होता है बाय मिक्सिंग आयरन और निकिल एंड क्रोमियम। इट इज हार्ड एंड डजंट रस्ट। अच्छा, इसमें देखो आयरन को मिक्स किया, ठीक है जी, निकिल को मिक्स किया और क्रोमियम को मिक्स किया, तो आयरन जैसी मजबूती भी आ गई, निकिल क्रोमियम की वजह से इस पे जंग भी नहीं रहेगा। इसी को हम बोलते हैं एलॉय। मर्करी इज एडेड टू अदर मेटल्स टू फॉर्म अमलगम। मरकरी को किसी के भी साथ डाल दोगे तो वो उसके साथ अमलगम बना लेता है। ब्रास क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रास इज द एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। याद रखिएगा, ब्रास जो है
एलॉय होता है किसका, कॉपर और जिंक का। उसी तरह ब्रॉन्ज क्या होता है, ब्रॉन्ज होता है एलॉय ऑफ कॉपर और टिन। ब्रॉन्ज क्या होता है, एलॉय